गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन से 2.7 अरब डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी में है। खबर है कि जल्द ही पाकिस्तान चीन से इस बारे में आधिकारिक तौर पर आग्रह करेगा। पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन उसे सस्ती दर पर कर्ज मिल जाएगा, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान आखिर जा कहां रहा है। क्या पीएम मोदी इमरान खान यही नया पाकिस्तान देने जा रहे हैं अपनी आवाम को? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। भारी संकट में घिरा बड़बोला पाकिस्तान, कर्ज के सहारे चल रही इमरान की सरकार, अब चीन से भारी कर्ज लेने की तैयारी। आखिर कब तक कर्ज लेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान ने कर्ज के अगले जाल में फंसने की तैयारी कर ली है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी के लिए पाकिस्तान ने चीन से 2.7 अरब डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है। इसके लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय को जल्द ही चीन को लेटर ऑफ इंटेंट भेजने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि चीन नवंबर के अंत तक अगले साल के अपने खर्च की योजनाओं को अंतिम रूप दे देगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी तादाद से ज्यादा खराब हो चुकी है। वर्तमान में पाकिस्तान के ऊपर करीब 17 बिलियन डॉलर का कर्ज है जो उसने बाहर की संस्थाओं में से लिया है। अब इसमें से 15% केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए है और अब 2.7 बिलियन डॉलर और अगर पाकिस्तान चाइना से लेता है तो उसके डेब्ट का करीब करीब आधा हो जाएगा केवल चाइना की तरफ से। और चाइना ने भी अब 1% के ऊपर लोन देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि चीन उसे 1% की दर पर 20,000 करोड़ का कर्ज देगा, लेकिन चीनी प्रशासन ने ये संकेत दिए हैं कि ब्याज दर इतनी कम नहीं हो सकती। मतलब पाकिस्तान पर इस कर्ज का बड़ा बोझ पड़ने वाला है। दरअसल पाकिस्तान पिछले काफी समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और आर्थिक कंगाली के कगार पर है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे सीपीईसी के लिए इतनी बड़ी राशि कर्ज लेनी पड़ रही है। एक तरह से जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो चाइना का जो है आर्थिक जाल मैं मानता हूँ, और जिस तरह से उसने मालदीव, श्रीलंका और अफ्रीका के कई देशों को इस तरह से झांसे दे के सीपीईसी टाइप के जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ पर अपने रेड रोल ब्रिक प्रोजेक्ट्स जो चलाए थे, उसमें उनको जो है एक तरह से कर्ज के जाल में फंसा दिया था। वही हालत पाकिस्तान की हुई है कि जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के लिए एक जंजाल बन गया है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के लिए, और वहाँ की जो उनकी सोवरेनिटी है, उनकी जमीन पे जो उनका हक होता है वो भी बलूचिस्तान में जो है चीनी खींचते जा रहे हैं। अब समझते हैं आखिर सीपीईसी है क्या। सीपीईसी चीन की वन बेल्ट वन रोड OBOR परियोजना का एक पार्ट है, जिसके माध्यम से चीन पूरी दुनिया में अपने व्यापारिक मार्गों का जाल बिछाना चाहता है। सीपीईसी चीन के जिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो गुलाम कश्मीर यानी POK और अक्साई चिन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का लगातार विरोध करता रहा है, क्योंकि ये POK से होकर गुजरता है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट के साथ ही दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को विकसित किया जाना है। पेशावर से लेकर कराची तक 1872 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करते हुए दोहरीकरण होगा, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। साफ है, कर्ज लेकर पाकिस्तान चीन के जाल में फंस जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने सिंध के 2 आइलैंड दे दिए चाइना को, बुंदल और डिंगी। पाकिस्तान ने जो अब गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराए हैं उसको एक 5वां प्रदेश घोषित किया है। अगर ये पाकिस्तान की मजबूरी होती तो ये काम पहले कर लिया जा सकता था। ये मजबूरी नहीं है, ये अपने आका का हुक्म बजा रहे हैं, जो कि चाइना ये चाहता है कि उसका जो सी पैक है जो गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है उसमें कोई तकलीफ ना हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सीपीईसी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने चीन के मंसूबों को लेकर इसी तरह की आशंका जाहिर की है। उन्हें इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान को अपने कर्ज तले दबाकर चीन उसे उपनिवेश की तरह रख सकता है। चीन की महत्वाकांक्षा को देखते हुए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
सीपीई से फाइनली फायदा चीन को होने वाला है, क्योंकि इस पूरे होते ही चीन के समुद्री व्यापार में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। चीन का लगभग 80% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। उसे इस बात का डर रहता है कि भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार के पास इस मार्ग में जाने वाली जो व्यापार के लाइन है उसे रोक सकती है। अपनी इसी कमजोरी को दूर करने के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आर्थिक गलियारा बनाया है। इसके जरिए वो भारत को बाईपास कर सीधा अरब सागर तक पहुंच जाएगा। टैक्स इकट्ठा किया था, आधा टैक्स उसमें से इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने पे गया। इसका मतलब क्या है कि हम कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं। इसको अंग्रेजी में डेट ट्रैप कहते हैं। मतलब ये है कि आज हम कर्जे ले रहे हैं सिर्फ इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने पे। भारी कर्ज में डूबा पड़ा है पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक सबसे कम। आसमान पर खाने पीने की चीजों के दाम। पाकिस्तान में बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। पाकिस्तान की कंगाली देखनी हो तो उसके लिए खास मशक्कत की जरूरत नहीं है। वहां के आम लोगों के रहन सहन में ये साफ दिखाई देती है। वहां खाने पीने की चीजें भी लोगों को ढंग से मयस्सर नहीं होती। महंगाई चरम पर है। लोगों के भोजन की थाली खाली है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। जनता लाचार है। साफ है पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। जो आपका फॉरेन रिजर्व है, वो फॉरेन रिजर्व में उन लोगों का रेमिटेंस बहुत मायने रखता है जो पाकिस्तान ओरिजिन के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। अब दूसरे देशों ने पाकिस्तान के आतंकी कैरेक्टर को देखते हुए ऐसे पाकिस्तानी मूल के लोगों को वापस भेजना प्रारंभ कर दिया है, और जो अब तक नहीं हुआ है वो आने वाले समय में होगा अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा तो। अब उनकी स्थिति जो इस समय है, आप देख रहे हैं रोज टेलीविजन चैनल के ऊपर आ रहा है कि आलू की कीमत 100 रुपए किलो हो गई, और खास तौर पे आटा और चीनी के रेट तो आम आदमी की पहुंच से बहुत ही ज्यादा बाहर हो गए। पाकिस्तान की वित्तीय हालत खासकर इमरान सरकार के जमाने में काफी बुरी हालत में है। पाकिस्तान का वित्तीय घाटा काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है जो उसने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से लिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर के मामले में दुनिया भर में 23वें नंबर पर है। वहीं नॉमिनल ग्रॉस प्रोडक्ट के मामले में ये 42वें स्थान पर है। पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र अभी तक दबाव में है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं दिख रही। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले साल दर साल कमजोर होता जा रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम हो रहा है। अभी ये 12 अरब डॉलर के आसपास है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही झोले खा रही थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले तो तब बिगड़ना शुरू हुआ जब उसने सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लिया और फिर कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए दूसरे देशों से कर्ज लिया। अरबों डॉलर के कर्ज का इंटरेस्ट भरना भी अब पाकिस्तान के बस में नहीं रहा। इसके लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। तो सवाल है कि पाकिस्तान के पास रास्ता क्या बचा है। और वहाँ पर जिस तरह का प्रशासन व्यवस्था है और भ्रष्टाचार चरम उसमें पहुँच चुका है, वहाँ आर्थिक संकट एक बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, जिसमें जीडीपी के हिसाब से विश्व में उसका नंबर 145वां आता है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी का करीब 16 से 18% एग्रीकल्चर से होता है, इंडस्ट्रीज का 20 से 22% है, और सर्विसेज जो है वो करीब 60% से ज़्यादा उनके जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जरूरत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की है जो इमरान सरकार में कहीं नहीं झलकती। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की वित्तीय हालत तो पहले से खराब है, उस पर से कोरोना महामारी की डबल मार ने उसकी कमर तोड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और उसके पास कर्ज लेने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। कोरोना से हिल गई पाकिस्तान की इकॉनमी। अर्थव्यवस्था पे कोरोना ने किया डबल अटैक।
कर्ज लेना बन गया पाकिस्तान की नीयत। कोरोना ने पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डाल रखा है, फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत? वहाँ की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही बदहाल थी, रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना ने पाकिस्तान में पैर पसारा तो वहाँ की स्वास्थ्य एजेंसियों के सामने धन का संकट खड़ा हो गया। स्थिति काबू करने के लिए इमरान सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन सरकार के पास इसके लिए पैसे ही नहीं थे। आज FATF ने पाकिस्तान को ऑलरेडी ग्रे लिस्ट किया हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान में कोई भी बड़ी कंपनी या कंट्री इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, कोई उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे बदनाम पासपोर्ट्स में से सेकंड पोजीशन पे है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में आज तक उनके हुक्मरान करते क्या हैं? बड़े बड़े लोन लेते आए हैं, बड़े बड़े लोन लेके उस पैसे से स्कैम करते आए हैं। वित्तीय संकट से निपटने के लिए इमरान सरकार ने IMF, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के दरवाजे खटखटाने पड़े। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान $15 अरब कर्ज मिलने का अनुमान है। तो द्विपक्षीय, बहुपक्षीय कर्जदाताओं, कमर्शियल बैंक, यूरो ब्रांड जारीकर्ताओं और IMF से मिलेंगे। ये स्थिति पाकिस्तान के समक्ष खड़ी चुनौतियों और गहराते कर्ज संकट को दर्शाता है। जाहिर है पाकिस्तान काफी तंगी से गुजर रहा है। ऐसे में CPED के मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट को पूरा करना उसके वश की बात नहीं है। इसके लिए फंडिंग तो चीन सरकार कर रही है, लेकिन उसका इंटरेस्ट चुकाना भी पाक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। LAC पर तनाव के बीच PM मोदी और जिनपिंग का होगा आमना सामना। आज बार में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे मोदी, वर्चुअल मंच करेंगे साझा। शपथ ग्रहण के साथ ही काम पर नीतीश सरकार, कैबिनेट की पहली बैठक आज। 23 नवंबर से विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर बन सकती है सहमति। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर साधा निशाना, कहा पार्टी के आंतरिक मसलों को मीडिया में लाने की जरूरत नहीं थी। आज से शुरू होगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण। अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज भी होगा शामिल। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं दिखाएंगी अपना दमखम। हिमाचल उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज बारिश का अनुमान। हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्वीट कर फिर से बोले, मैं ही जीता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कश्मीर में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कुछ छोटी पार्टियों को मिलाकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम का एक महागठबंधन बनाया है। नया सियासी घटनाक्रम यह है कि अब इस गठबंधन को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस देश विरोधी पार्टियों के साथ क्यों खड़ी है? महबूबा और फारूक आखिर चीन और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्यों महबूबा के लिए तिरंगे के सम्मान से बड़ा पाकिस्तान का साथ है? तो तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। पाक चीन के चाटुकारों को मिला कांग्रेस का साथ। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना
रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए। गुपकार वाले हिंद की खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आए। महबूबा के लिए राष्ट्र प्रेम से बड़ा इमरान का साथ है। फारूक का चीन प्रेम देश के सम्मान से बड़ा क्यों है? राष्ट्र विरोधियों के साथ कांग्रेस ने कैसे मिलाया हाथ? 370 पर गुपकार पाकिस्तान साथ साथ क्यों है? गुपकार के चीन पाक कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी। ये गुपकार नहीं, गुप्तचर है। जी हां, गुपकार नहीं, गुप्तचर। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में हालात लगातार सुधर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जिलानी जैसे अलगाववादी नेता कश्मीर में शांति बहाल नहीं होने देना चाहते। गुपकार अलायंस बनने के बाद फारूक और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो 370 की वापसी चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों ने देश विरोधी बयान भी दिए। ये वो लोग हैं जो देश की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश विरोधियों को आखिर कांग्रेस का साथ मिल कैसे गया। आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्त? जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। धारा 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव होंगे। गुपकार महागठबंधन के तहत महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई है। बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस देश विरोधियों के साथ है? क्योंकि लगातार महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने तिरंगे का अपमान किया, देश का अपमान किया, चीन और पाकिस्तान की चाटुकारिता करते रहे। तो यह समझा जाए क्या कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है? क्या राष्ट्रहित के खिलाफ है कांग्रेस? राष्ट्र विरोधियों के साथ कांग्रेस की दोस्ती कैसे? नेहरू गांधी की कांग्रेस कैसे सह सकती है तिरंगे का अपमान? महबूबा और फारूक के पाक चीन का मतलब क्या है? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ये जो गुपकार अलायंस है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं, उन शक्तियों को हराना है। संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार जैसे संगठन देश का हित नहीं चाहते। संबित पात्रा ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को चीन और पाकिस्तान का गुप्तचर बताया है।